Hello children, in this video we are going to study the second topic of this chapter, life processes, that is nutrition in animals. So this is our topic for today, nutrition in animals. So student, we have three things to study in this topic: nutrition in amoeba, and then nutrition in human beings, and then we have two small topics, that is dental caries and dental plaque. Okay student, let us start with nutrition in amoeba. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, चाहे वो अमीबा हो या फिर ह्यूमन बींग्स. और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट 5 स्टेप्स आते हैं. पहला होता है इंजेक्शन, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपने शरीर में लेता है, इनटेक करता है. दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फूड को सिंपल पार्ट में तोड़ा जाता है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है फूड को. और थर्ड स्टेप स्टूडेंट होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे बॉडी में उसको स्प्रेड किया जाता है. फिर फोर्थ स्टेप होता है स्टूडेंट एसिमिलेशन, जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए. डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करना, ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन. एंड द लास्ट वन, जो लास्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वो होता है इजेशन. इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करता है. सो स्टूडेंट, एनिमल्स में मेनली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को निगलता है और उसके बाद डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी के अंदर. और इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. द लास्ट वन इज इजेशन. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो वाटर में रहता है, और इसके बॉडी में आप देखें ये सिंगल सेल का होता है, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्यूडोपोडिया की तरह एक्ट करता है. उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, और वो फीट का शेप लेता है, फॉल्स फीट का शेप लेता है. और इसी फीट की वजह से जब देखें आप कि जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, तो अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से उसकी तरफ बढ़ाता है जैसे लगता है कि 2 पैर उसकी तरफ बढ़ रहे हों. इसलिए उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं. और फिर आप देखें स्टूडेंट कि स्यूडोपोडिया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको वो फूड की तरफ बढ़ा करके उसके चारों तरफ, फूड के चारों तरफ से वो घेर लेता है,
और अंदर में फूड को एक मेम्ब्रेन से कवर कर देता है, और उसके बाद मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर जिसके अंदर फूड है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा फूड को सूडोपोडिया की मदद से इंजेस्ट करता है, और फिर आप देखें वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे कि फूड वैक्यूल के अंदर फूड है और वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और जब वो साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म में लाइसोजोम भी पाया जाता है। लाइसोजोम जिसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोजोम और फूड वैक्यूल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और उसके बाद लाइसोजोम से निकलने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है अमीबा में। और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है वो फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। फिर स्टूडेंट जो सेल है अमीबा का वो उसे यूज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन का होता है, और उसके बाद फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल बनने के बाद फिर ये डाइजेशन एंड एसिमिलेशन आप देख रहे हैं, डाइजेस्ट होता है फूड, फिर उसको यूज़ किया जाता है, और उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं वो फॉलोड होते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी। इसके बाद स्टूडेंट हम बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स आते हैं जो कि जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और जो फूड को ब्रेक करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर मेनली आप देखेंगे स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में ह्यूमन बीइंग्स के पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड करता है, और फिर होते हैं ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स का काम होता है एंजाइम सिक्रीट करना और ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करना जो डाइजेशन में हेल्प करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन ऑर्गन्स में आप देखें ऑर्गन्स जो है जो कि पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, माउथ, और उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे वी स्टार्ट विद द माउथ। उसके बाद फिर आपको ईसोफेगस दिख रहा है जो कि एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका काम जो होता है वो माउथ और स्टोमक को जोड़ना होता है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम स्टोमक कहते हैं, और उसके बाद फिर इस जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमक के बाद स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उन्हें लेवल किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्टोमक से नीचे जैसे ही आप आते हैं स्टोमक के बाद का जो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, और यहाँ पर जो लेबलिंग आप देख रहे हैं स्टूडेंट इलियम का वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। वो कॉइल्ड पार्ट जो होता है उसको इलियम कहते हैं।
और इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें आप देखेंगे आपको जो स्टार्टिंग पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम कहलाता है वो, और उसी के पास अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स स्टूडेंट एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। और यहाँ पर आप देखें लॉन्ग इंटेस्टाइन में स्टूडेंट सिक्कम, कोलॉन और रेक्टम 3 पार्ट पाए जाते हैं। कोलॉन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जो कोलॉन है वो 3 तरह का है। एक कोलॉन ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर जाता है लॉन्ग इंटेस्टाइन का, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं, और फिर तीसरा जो कोलॉन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और फिर आप देख सकते हैं रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन and large intestine, and after that you see one more, that is anus. These are all main organs of the digestive system. और इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे मेन ग्लैंड्स। तो मेन ग्लैंड्स में आप देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़े पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड के हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाया जाता है, ये ग्रीन कलर में सलाइवरी ग्लैंड को डिनोट किया गया है। और इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज स्टूडेंट स्टमक के ठीक नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको डुओडेनम कहते हैं। स्टूडेंट डुओडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, डुओडेनम, उसके बाद इलियम आता है, और उसके बाद जेजुनम आता है जो जो लेस कॉइल्ड होता है। तो यहाँ पर मेनली 2 पार्ट को डिनोट किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के, दैट इज डुओडेनम एंड इलियम। तो स्टूडेंट डुओडेनम जो कि स्टमक के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टमक के नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम डुओडेनम कहते हैं, और उस डुओडेनम से जुड़ा होता है पैनक्रियाज, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है, ये ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। और इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे लीवर भी एक ग्लैंड है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लीवर। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट लीवर को देख सकते हैं, और उससे ही जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। तो लीवर और गॉल ब्लैडर के लगभग सिमिलर फंक्शन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो स्टमक के अंदर पाया जाता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, स्टमक की दीवारों में पाया जाता है, स्टमक का जो इनर वॉल होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और फिर इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइन की दीवारों में पाया जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो स्टूडेंट हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनमें सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में पाया जाता है, लीवर जो कि स्टमक के ऑपोजिट साइड में होता है बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में, और पैनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे होता है, यू टाइप्स जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डुओडेनम उससे जुड़ा होता है। और फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन की दीवारों में पाया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा
डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स और मेन ग्लैंड्स। तो आइए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं इनके फंक्शन की तरफ। यहाँ पर भी आप वही सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर हम आते हैं स्टूडेंट इनके फंक्शन की तरफ। तो आप देखें माउथ में डाइजेशन जो होता है वो फूड का, वो अलग अलग पोर्शन में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पोर्शन में किस तरह से डाइजेशन होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट माउथ में जो फूड होता है उसे टीथ के द्वारा दांतों से छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम का या केमिकल का यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। दांतों के द्वारा फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, ये कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। और उसके बाद स्टूडेंट ये जो फूड है माउथ में वो सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। और सलाइवा के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है स्टूडेंट जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए स्टूडेंट जब कभी आप रोटी खाते हैं तो सिर्फ रोटी यदि आप खाते हैं, उसे च्यो करते हैं कुछ देर तक चबाते हैं, तो आपको थोड़ा स्वीट फीलिंग आता है, स्वीट टेस्ट आप फील कर सकते हैं। तो ये जो स्वीट टेस्ट आप फील करेंगे वो स्वीट टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो रोटी में पाए जाने वाले स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो इस तरह से स्टूडेंट माउथ के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, और इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस से होकर के स्टमक में आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसोफेगस का काम होता है फूड को माउथ से स्टमक में लाना। ईसोफेगस एक मसल से बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, सिर्फ मसल में ही, सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं स्टूडेंट, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। और इस फैलने और सिकुड़ने के प्रोसेस को पूरा एलिमेंट्री कैनाल लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। इस तरह के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये मूवमेंट एसोफेगस में जब होता है तो ये फूड को स्टमक की तरफ, माउथ से स्टमक की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे स्टमक में फूड के साथ क्या होता है। स्टमक में फूड में मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूस, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। स्टूडेंट पेप्सिन एक एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है और ये ज़रूरी है पेप्सिन के काम करने के लिए। तो स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि जो पेप्सिन है वो एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो सिर्फ एसिड के प्रेजेंस में,
वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को तोड़ेगा, तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और उसके साथ साथ वो जर्म्स को, चूंकि वो एसिड है इसलिए वो जर्म्स को किल भी करता है। लेकिन स्टूडेंट, उस एसिड की वजह से जो स्टमक के जो डेलिकेट वाल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट वाल्स होते हैं स्टमक के, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, वो बर्न हो सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं उसमें छाले पड़ सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से स्टमक के वाल्स को बचाने का जो काम होता है वो म्यूकस का होता है। म्यूकस स्टमक की दीवारों को एसिड के एक्शन से बचाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाने वाले तीनों कंपोनेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जो फूड हमारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है स्टूडेंट, उसे डुओडेनम कहते हैं। और इस डुओडेनम में आप देखें, ये यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यू की आकार का स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के ठीक नीचे पाया जाता है। और इसमें जब फूड पहुंचता है तो फूड में मिलते हैं यहाँ पर डुओडेनम में आकर के बाइल, जो कि लीवर से आता है, और पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो डुओडेनम है, डुओडेनम का पोर्शन है, यहाँ पर दो जगह से सिक्रीशन आता है, एक तो लीवर से आता है और दूसरा पैनक्रियाज से आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाइल है, बाइल लीवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है। बाइल के अंदर स्टूडेंट कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल एक साल्ट होता है और इसका काम होता है फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फैट को दो स्टेप में डाइजेस्ट करते हैं। इस पहले स्टेप में जो बाइल है वो सबसे पहले फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। तो स्टूडेंट, बाइल एक साल्ट होता है जिसका काम होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को स्टूडेंट कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। स्टूडेंट, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है और लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर आप देखें, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, लेकिन स्टूडेंट डुओडेनम के अंदर जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है, क्योंकि बाइल साल्ट है, और बाइल जो है बाइल साल्ट के साथ, यहाँ पर आप देखें, बाइल के साथ और एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन आप कह सकते हैं सॉल्यूशन भी सिक्रीट होता है लीवर के द्वारा, और जिसकी वजह से जो डुओडेनम के अंदर का जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन हो जाता है। स्टूडेंट, ट्रिप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, जबकि पेप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, लेकिन वो प्रोटीन को एल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट करता है। और एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि फूड जब स्टमक से आता है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम मिलने की वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड को बेस की प्रेजेंट होने की वजह से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फिर स्टूडेंट लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट है उसको तोड़ना, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करना। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली वो डुओडेनम से स्टार्ट हो जाता, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम डुओडेनम इटसेल्फ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में जब हमारा फूड पहुंचता है तो यहाँ पर आप देखें इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है, और इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होने के बाद इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है ये आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये है सिंपल प्रोडक्ट, ये है सिंपल सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हुआ। डाइजेशन के पूरे प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट टूटता है सिंपल प्रोडक्ट में जो कि ग्लूकोज होता है, फैट्स टूटते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स में जो कि होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का जो सिंपल प्रोडक्ट होता है वो अमीनो एसिड होता है। और इस तरह से स्टूडेंट डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहा जाता है, और इस विलाई में होते हैं ब्लड वेसल्स, और यही ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और स्टूडेंट आप देखेंगे विलाई का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए विलाई जो है वो बहुत ही वो बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में पाया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखेंगे स्टूडेंट वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे वेस्ट मटेरियल ऑफ डाइजेशन उसे रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एनस। सो दिस वे स्टूडेंट the process of digestion in human beings is completed. And now you can see this topic dental caries and dental plaque. स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूथ का लेवल डायग्राम है, और इसमें आप देखें आउटर मोस्ट पार्ट जिसको इनामेल कहा जाता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है टीथ का, और इनामेल में जो सब्सटेंस होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद का जो लेयर है स्टूडेंट दैट इज डेंटाइन, और फिर सबसे अंदर का जो लेयर है वो उसे पल्प कैविटी कहते हैं जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेंटल कैरीज होता है वो दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसमें सबसे पहले जो इनामेल है वो उसमें होल्स बनने शुरू होते हैं, और ये होल जो है वो तब बनता है जब इनामेल डिके होता है। बैक्टीरिया एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे माउथ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को जो हमारे टीथ के बीच रह जाते हैं उन्हें ब्रेक करके शुगरी सब्सटेंस को ब्रेक करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और वो एसिड जो है वो धीरे धीरे करके टूथ के अलग अलग जो लेयर्स हैं उन्हें डिकम्पोज करना शुरू करता है।
और उस तरह से होल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, दांतों के बीच डेंटल कैरी का फॉर्मेशन, दांतों के बीच छोटे छोटे कैविटी का फॉर्मेशन जो कि एसिड की वजह से होता है, एसिड के बनने की वजह से होता है, जिसे बैक्टीरिया बनाता है, और ये इम्प्रॉपर डेंटल केयर की वजह से होता है। इसे हम डेंटल कैरीज कहते हैं। स्टूडेंट, ऐसा होता है कि जब हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में पाया जाता है ये उस शुगर के ऊपर एक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, और फिर ये एसिड इनेमल में पाए जाने वाले कैल्शियम साल्ट को डिकम्पोज करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसमें कैविटी बना देता है, और उसके बाद यही प्रोसेस वो डेंटाइन के साथ करता है, वहाँ भी कैविटीज़ बनाता है लंबे समय के बाद। और इस तरह से कैविटी बनने की वजह से स्टूडेंट, जो पल्प कैविटी और टूथ का जो आउटर पार्ट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो पल्प कैविटी जिसमें नर्व्स होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ये जब एक्सपोज हो जाता है, इसके पास जब एसिड पहुंचता है बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया, तो वो एसिड यहाँ पर इरिटेशन काउज करता है, और उसकी वजह से हमें दर्द भी होता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हमें डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि पल्प कैविटी के पास ये बैक्टीरिया की वजह से जो एसिड आ रहा है, ये एसिड इसका इम्पैक्ट बढ़ता गया तो उसमें दांतों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से बहुत जो जबड़े हैं वो फूलने लगेंगे और दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं डेंटल प्लाक। जो डेंटल प्लाक होता है वो उसमें जो फूड हम खाते हैं, फूड पार्टिकल का दांतों के ऊपर चिपक जाना, स्टिकी एंड येलो लेयर ऑफ फूड पार्टिकल का दांतों के ऊपर जमा हो जाना, इसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक। और प्लाक जो है वो टीथ को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से एल्कलाइन सलाइवा जो है वो हमारे दांतों के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, और ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से दांतों का डीके शुरू हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट रेगुलरली ब्रश करना चाहिए ताकि जो प्लाक है वो रिमूव हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।